हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति हूँ और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हियर में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम एमए पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर की जो बुक है MPS 3, जो कि हमारा है भारत लोकतंत्र और विकास, इंडिया डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, इस बुक को कवर कर रहे थे, जिसके 2 चैप्टर जो है मैंने कवर करवा दिया है। उसके जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आपने मेरी उन वीडियोस को नहीं देखा है तो वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 3 की बात करेंगे, जो कि हमारा है संविधान और सामाजिक परिवर्तन, कॉन्स्टिट्यूशन एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। संविधान के निर्माण के बाद जो है समाज में क्या परिवर्तन आया या फिर संविधान में जो समाज के लोग हैं उनके लिए क्या क्या अधिकारों का वर्णन किया गया है, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम आज की अपनी ये वीडियो। आज सबसे पहले हम बात करेंगे इस चैप्टर की भूमिका के बारे में, यानी कि इसके प्रस्तावना के बारे में। तो इसमें क्या कहा गया है कि किसी देश का संविधान उन समस्त लिखित और अलिखित विधियों और नियमों का संग्रह है। जो संविधान होता है वो लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है। जैसे भारत का संविधान लिखित है और ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित है। ठीक है, तो किसी देश का संविधान उन समस्त लिखित और अलिखित विधियों और नियमों का संग्रह है, जिसके आधार पर उस देश की शासन व्यवस्था संगठित की जाती है। ठीक है, उन अलिखित और लिखित विधियों का या फिर नियमों का संग्रह है, जिसके आधार पर किसी देश की जो शासन व्यवस्था है वो चलती है। शासन के विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का विभाजन किया जाता है और उन सिद्धांतों का निर्धारण किया जाता है जिन पर शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अगर हम सामान्य शब्दों में बात करें तो संविधान उन नियमों को कहते हैं जो सरकार के आकार का निर्णय और उसके प्रति नागरिकों के अधिकार और कार्य को जो है निश्चित करते हैं। तो संविधान क्या है? संविधान जो है नियमों का संग्रह है। किसी देश के संविधान को पढ़कर हम ये समझ सकते हैं कि उस देश में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है। ठीक है, किस प्रकार की संस्थाएं उस देश में है, नागरिकों को क्या क्या अधिकार जो है उस देश में दिए गए हैं। संविधान निरंतर गतिशील रहता है। किसी देश में संविधान का व्यवहार में क्रियान्वयन किस प्रकार हो रहा है तथा उस देश के न्यायालय किस प्रकार उसकी व्याख्या करते हैं तथा इस प्रक्रिया में कैसी परंपरा स्थापित होती है, उन सभी का संविधान के अर्थ और तत्वों पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। किसी देश की वर्तमान संस्था को अच्छी तरह से समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि ये संस्थाएं शुरू में कैसी थी और इसका जो विकास है वो किस तरीके से हुआ है। देश के संविधान के भवन का निर्माण उसके अतीत की नींव पर किया जाता है तथा नई सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। जो संविधान है उसका निर्माण कैसे होता है? किसी देश की जो स्थिति है वो पहले कैसी थी, उस टाइम पे कैसे कैसे नियम थे, ठीक है, उस देश का इतिहास क्या था, ठीक है, तो उन चीजों के आधार पर ही संविधान का निर्माण होता है और फिर इसका निर्माण करके एक नई सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था जो है स्थापित करने की कोशिश की जाती है। पुरानी जो बुराइयां होती है उनको दूर करने की जो है कोशिश की जाती है। अमेरिकन संविधान विश्व का सबसे पहला निर्मित संविधान है, जिसे 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन में निर्मित किया गया था तथा सर्वप्रथम फ्रांस की राज्य क्रांति के समय राष्ट्रीय सभा ने मनुष्य के अधिकारों की घोषणा करते हुए संविधान में नागरिकों के मूल अधिकार को, ठीक है, जो मौलिक अधिकार है उनको जो है संविधान का अंग बनाया था। ठीक है, इसके बाद जर्मनी के वाइमर संविधान, आयरलैंड, सोवियत रूस, स्विट्जरलैंड और जापान के संविधानों में भी क्या किया गया, इन मूल अधिकारों को अपनाया गया। ठीक है, धीरे धीरे अधिकारों की अवधारणा में जो है परिवर्तन ही नहीं आया, बल्कि और भी अधिकार जो है इसमें जुड़ते गए, अधिकारों की सूची जो है बड़ी होती गई। प्रत्येक मनुष्य को राज्य से काम प्राप्त करने का तथा कार्य के अनुरूप पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार है।
मतलब ये है कि प्रत्येक नागरिक को अपना जीवन जीने के लिए किसी ना किसी प्रकार का जो है काम मिलना चाहिए, और ये अधिकार जो है हमारा संविधान हमको देता है। और जो काम है वो संभवतया नागरिकों की इच्छा के अनुकूल होना चाहिए। जो राज्य है इसका कर्तव्य है कि वह नागरिकों को उनकी योग्यता के अनुसार कार्य प्रदान करे। साम्यवादी देशों में नागरिकों को जो है काम के अधिकार की गारंटी दी गई है, पर प्रजातांत्रिक देशों के संविधान में ऐसा नहीं था। भारत का जो संविधान है इसमें जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इसमें जो है नागरिकों के काम की गारंटी को जो है स्थान दिया गया है। ठीक है, तो ये रही भूमिका। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेरी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं वहां पर आपको रिप्लाई कर दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे भारतीय संविधान का दृष्टिकोण। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत जो है एक गणराज्य बना है। ठीक है, भारतीय संविधान सर्वाधिक व्यापक दस्तावेज है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है, यह नम्य और अनम्य, परिसंघीय तथा एकात्मक, अध्यक्षीय तथा संसदीय, इन सभी रूपों का सम्मिश्रण है। इसमें प्रयास किया गया है कि जनता के सामाजिक आर्थिक हितों तथा राज्य की सुरक्षा के बीच जो है संतुलन बना रहे। साथ ही यह संसदीय प्रभुत्व तथा न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत के बीच एक मध्यम मार्ग जो है प्रस्तुत करता है। जो संविधान है वो सामाजिक क्षेत्र में छुआछूत को अंत करता है। ठीक है, छुआछूत के अंत की बात करता है, और किसी भी रूप में जो छुआछूत का आचरण है उसे निषिद्ध किया गया है हमारे संविधान में। किसी भी रूप में छुआछूत का आचरण विधि के अनुसार जो है दंडनीय है। ठीक है, भारतीय संविधान के द्वारा ये घोषित किया गया है कि केंद्र और राज्य सरकार नागरिकों को भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य की अधिकाधिक सुविधाएं प्रदान करके उनके जीवन स्तरों को ऊंचा उठाएगा। ठीक है, मतलब जो बेसिक नीड्स है लोगों की उसको पूरा करने की जिम्मेदारी किसकी है? भारतीय संविधान की। ठीक है, मतलब जो भारत की जो सरकार है, जिसकी भी सरकार आएगी, वो भारत के नागरिकों की जो बेसिक नीड्स है उसको पूरा करेगी। ये चीजें जो है किसमें बताया गया है? हमारे भारत के संविधान में। तथा इन सब के लिए अधिकाधिक संभव सीमा तक आर्थिक समानता की स्थापना की जाएगी। ठीक है, अब हम संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी बात करेंगे। तो सभी जो लिखित संविधान होते हैं तो उनकी शुरुआत में ही एक पेज होता है जिसे हम संक्षिप्त रूप में प्रस्तावना कहते हैं। ठीक है, या फिर उद्देशिका कहते हैं, जिसके द्वारा संविधान के निर्माता उन आधारभूत आदर्शों, आस्थाओं और प्रेरणा को वाणी देने की कोशिश करते हैं जिन पर राष्ट्र की जो है नींव रखी जानी है। प्रस्तावना अगर लक्ष्य निर्देश है तो संविधान के विभिन्न जो अनुच्छेद होते हैं उस लक्ष्य की सिद्धि के साधन है। इसीलिए प्रस्तावना को संविधान के निर्माता के आशय को स्पष्ट करने वाली कुंजी कहा जाता है। अगर संविधान के अनुच्छेद की भाषा, अगर संविधान में जितने अनुच्छेद है, किसी भी अनुच्छेद की भाषा हमको समझ में ना आती हो, उसका जो अर्थ है वो हमारे लिए अस्पष्ट हो, ठीक है, तो उसकी व्याख्या करने के लिए जो है हम प्रस्तावना का सहारा ले सकते हैं। प्रस्तावना में चित्रित है स्वाधीनता संघर्ष के सेनानियों और संविधान के निर्माताओं की कल्पना का भावी भारत। ठीक है, स्वतंत्रता संघर्ष के टाइम पे जो सेनानी थे, जो आजादी के लिए शहीद हो गए थे, इसके अलावा जो संविधान के निर्माता थे वो जैसा भारत चाहते थे, ठीक है, तो उस भारत की कल्पना जो है, कल्पना का जो चित्र है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है? वो हमें प्रस्तावना में देखने को मिल जाता है। इसके शब्द के पीछे भारतीय जनता के मानस को छूने की अदम्य शक्ति है। जो प्रस्तावना है उसके शब्द ही ऐसे हैं कि लोगों के दिल को जो है छू लेती है। प्रस्तावना पर आधुनिक युग की 3 महान क्रांतियां कौन कौन सी? फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति और रूसी क्रांति, इन तीनों क्रांति का जो है प्रभाव पड़ा है। फ्रांसीसी क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता पर जोर दिया गया था। अमेरिकी क्रांति में राजनीतिक स्वतंत्रता,
तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर दिया गया था और रूस की क्रांति में आर्थिक समानता पर बल दिया गया था। और हमारे संविधान की प्रस्तावना में भी ये चीजें देखने को मिलती हैं। जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है उसमें कहा गया है कि हम भारत के लोग संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जो हमारे संविधान के कुछ भाग है वो 26 नवंबर 1949 को लागू किए गए थे और बाकी जो कुछ पार्ट्स है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अब कौन कौन से पार्ट्स है ये अगर मैं बताने जाऊंगी तो वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा। इसके बारे में हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल चैप्टर में जो है हम उसी की बात करेंगे, ठीक है। तो जो प्रस्तावना है वो इस बात पर ध्यान देती है कि जो अंतिम सत्ता है वो जनता के हाथों में हो। हम सब भारत के लोग हैं, राज्य के नहीं। भारत के लोग एक हैं। प्रस्तावना में ये कहा गया है कि हम सब जो लोग हैं वो भारत के लोग हैं, किसी एक राज्य के लोग नहीं हैं। इसलिए अगर हम कहीं बाहर भी जाते हैं, कोई हमसे पूछता है कि हम कहाँ से हैं, तो हम ये कहते हैं कि हम भारत से हैं, हम इंडियन हैं। ये नहीं कहते हम इस स्टेट से हैं, हम उस स्टेट से हैं, ठीक है। तो भारत के लोग एक है। संविधान का निर्माण राज्यों ने या अनेक राज्य के लोगों ने नहीं किया, बल्कि समूचे भारत के लोगों ने अपनी सामूहिक क्षमता से किया। इसीलिए संवैधानिक दृष्टि से कोई राज्य या राज्य समूह ना तो संविधान का अंत कर सकता है और ना ही संविधान द्वारा निर्मित जो संघ है इसके बाहर जाने का राइट है किसी को। संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य कहा गया है, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन कब किया गया था? 1976 में। तो इस संशोधन द्वारा हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को जोड़ा गया था, जो कि मूल संविधान में नहीं था। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य से व्यक्त होता है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य का मतलब होता है कि भारत पूर्ण रूप से एक प्रभुत्व संपन्न राज्य है और कानूनी दृष्टि से ना तो इसके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध है और ना ही किसी बाहरी शक्ति का, ठीक है। जो भारत है वो किसी के अधीन नहीं है, भारत स्वतंत्र है, भारत एक संप्रभु है, ठीक है। इस पर ना आंतरिक रूप से ना बाहरी रूप से किसी भी शक्ति का जो है प्रतिबंध नहीं है। प्रभुत्व समूची भारतीय जनता में है। प्रभुत्व समूची भारतीय जनता में या भारतीय गणराज्य में है। जो शक्ति है वो पूरे भारतीय जनता में या भारत का जो गणराज्य है उसमें है। समाजवादी का मतलब है कि सभी प्रकार के शोषण, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो शोषण है उससे मुक्ति। और धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है एक ऐसा राष्ट्र जो धर्म, जाति, पंथ से परे हो। विधि के अंतर्गत धर्म तथा जाति के आधार पर नागरिकों के साथ जो है कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारत जो है एक लोकतंत्रात्मक राज्य है। भारत में राज्य सत्ता का प्रयोग जनता द्वारा किया जाता है, ठीक है। भारतीय संघ के गणतंत्रात्मक स्वरूप से स्पष्ट होता है कि जो भारत राज्य का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वो जो है वंश क्रमानुगत राजा नहीं होता, बल्कि जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, ठीक है। जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो जो है वंशानुगत नहीं होता, ठीक है, कि एक पीढ़ी गई फिर उसकी दूसरी पीढ़ी आएगी, तीसरी आएगी, चौथी आएगी, ऐसा नहीं है। जो राष्ट्रपति भी है वो अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जो भारत है वो एक गणतंत्रात्मक राज्य है, क्योंकि यहाँ का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है यानी कि जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से जो है चुने जाते हैं। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार न्याय की संप्राप्ति भारतीय संविधान का मूल उद्देश्य है, जिसके 3 रूप है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। मतलब जो प्रस्तावना है इसके अनुसार इसका क्या उद्देश्य है? प्रस्तावना का उद्देश्य है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो है नागरिकों को प्रदान करना। सामाजिक न्याय का मतलब है कि समाज में व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते महत्व दिया जाएगा, उनके साथ जो है किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा।
आर्थिक न्याय का मतलब है कि धन संपदा के आधार पर व्यक्ति व्यक्ति के बीच में कोई भेदभाव की जो रेखा है वो नहीं खड़ी की जाएगी। और राजनीतिक न्याय का मतलब है कि सभी व्यक्ति को राजनीतिक क्षेत्र में स्वतंत्रता मिलेगी। ठीक है, उनको राजनीति में भाग लेने का समान अवसर मिलेगा। भारतीय संविधान द्वारा प्रजातंत्र की व्यवस्था और वयस्क मताधिकार अपनाकर राजनीतिक न्याय तत्काल प्राप्त कर लिया गया है। और इसी उद्देश्य से, सबको समान अवसर देने के उद्देश्य से ही राजनीति में जो है वयस्क मताधिकार को अपनाया गया है। प्रस्तावना में स्वतंत्र शब्द का प्रयोग जो है निषेधात्मक और सकारात्मक रूप में किया गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि व्यक्ति के ऊपर शासन द्वारा आरोपित अनावश्यक या अनुचित प्रतिबंध का अभाव है। ठीक है, निषेधात्मक मतलब कि जो अनावश्यक प्रतिबंध है उसका अभाव है। इसके साथ ही ऐसी परिस्थितियों के सृजन से भी है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास का जो पर्याप्त अवसर है वो मिल सके। ठीक है, मतलब प्रस्तावना में ये कहा गया है कि व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार का अनावश्यक जो है प्रतिबंध नहीं होगा और सबको जो है समान रूप से अपना विकास करने का अवसर दिया जाएगा। इस प्रकार समानता का विचार अत्यधिक व्यापक है क्योंकि इसमें स्थिति और अवसर की समानता की जो है बात की गई है। व्यक्ति के सम्मान और राष्ट्र की एकता को स्थिर रखने के लिए प्रस्तावना में बंधुता पर बल दिया गया है ताकि भारत के जो समस्त नागरिक है वो ये अनुभव करें कि वे एक ही माता के शिशु है, उनकी मातृभूमि जो है एक ही है। संविधान निर्माता जो थे उन्होंने जो है बड़ी निष्ठा के साथ अपना काम को पूरा किया और वयस्क मताधिकार की जो पद्धति है उसको अपनाने का फैसला किया, जिसमें प्रत्येक वयस्क भारतीय को बिना किसी भेदभाव के मतदान का जो है समान अवसर दिया गया। इससे नागरिक को राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति व राजनीतिक प्रशिक्षण मिलता है। वयस्क मताधिकार का जो अधिकार है इसको प्रदान करने से क्या हुआ कि जो भारत के नागरिक है वो राजनीति में जो है भाग लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा उनको राजनीतिक जो है प्रशिक्षण मिलती है, उनमें राष्ट्र प्रेम की भावना जागती है, वे प्रशासनिक कार्य में भाग लेना सीखते हैं, उनमें जो है उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है, वे सार्वजनिक कार्य में दिलचस्पी लेना शुरू करते हैं और जो नागरिक है उनका जो है स्वाभिमान, उनके अंदर जो है स्वाभिमान उत्पन्न होता है। इसके अलावा नागरिक ये अनुभव करने लगते हैं कि जो राज्य की अंतिम शक्ति है वो उनके हाथों में यानी कि जनता के हाथों में है। किसी भी सरकार का निर्माण करना या उससे जो है अपदस्थ करना जो है किसके हाथ में है? जनता की हाथों में है। ये अवस्था जनता को अपनी वास्तविक शक्ति का ज्ञान कराती है। इससे राष्ट्र की शक्ति बढ़ती है और जनता का क्या होता है? जनता का भी उत्थान होता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा पार्ट 1 है, पार्ट 2 में जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसे शेयर करें। और अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई कर दूंगी। आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।